नमस्कार साथियों, विजय पिंगोलिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व क्लास में हमारा चौहान वंश चल रहा था, उसी के अंतर्गत हम उसी कड़ी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी शाकंभरी शाखा चल रही थी। इसी के अंतर्गत हमने पृथ्वीराज प्रथम तक चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अजयराज चौहान की। इसके अगर शासनकाल की बात करें तो 1133 से 1113 से 33। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1113 से 33। अगर हम इसकी बात करें तो इसे चक्रवर्ती शासक भी कहा जाता है। चक्रवर्ती यानी अजय चक्री, चक्रवर्ती शासक, जिसको हम कह सकते हैं अजय चक्री, अजय चक्री, जिसका शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं चक्रवर्ती शासक। अगर हम इसकी बात करें आगे अगर कुछ पॉइंटों की, तो जो ये शासक थे अजयराज, इन्होंने अजय प्रियदुर्मस यानी अपने नाम से अजय प्रियदुर्मस व अपनी जो रानी थी सोमलवती के नाम से चांदी व सोने के सिक्के बनवाए। चांदी व सोने के सिक्के बनवाए। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के। पृथ्वीराज प्रथम के ये क्या थे? पुत्र थे। अगर इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो इन्होंने 1113 में अजमेरू नगर बसाया, यानी अजमेर नगर बसाया, अजमेरू नगर बसाया, जिसे हम कह सकते हैं अजमेर नगर, अजमेर नगर बसाया। 1113 के अंतर्गत इन्होंने अजमेर नगर बसाया। नेक्स्ट अगर इसकी बिंदु की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं गढ़बिठली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण कराया। अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। गढ़बिठली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण कराया, यानी अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे पूर्व में, मतलब पहले पूर्व में गढ़बिठली दुर्ग कहा गया। गढ़बिठली दुर्ग कहा गया। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसे तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ कहा जाता है। अब एक नोट लगा के लिख लीजिए तारागढ़ क्यों कहा जाता है। नोट लगा के लिख लीजिए तारागढ़। तो तारागढ़ क्यों कहा जाता है उसको नोट लगा के लिख लीजिए। मेवाड़ के शासक थे रायमल। मेवाड़ के शासक रायमल, इनके पुत्र थे पृथ्वीराज। मेवाड़ के शासक थे रायमल, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज। इनकी एक रानी थी। क्या थी इनकी रानी? किसकी? पृथ्वीराज की। उसका नाम क्या था हमारा?
ताराबाई। तो पृथ्वीराज ने जब ये यहाँ पे आए थे गढ़बिटली दुर्ग पे, तो उस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम तारा पे नाम पे ही रख दिया, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंतर्गत है। अगर नेक्स्ट बिंदु की अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो इन्होंने या इनके जो शासनकाल के, इनके शासन काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये अजयराज चौहान है उसका जो शासन काल था, यानी इसके समय के अंतर्गत जो चौहानों का जो साम्राज्य था, जो साम्राज्य विस्तार था, वो काफी हद तक बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल किसके काल में हुआ? अजयराज चौहान के अंतर्गत। अगर हम इसकी बात करें तो इसने मालवा के नरवर्मन, इसने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। मालवा कहां पड़ता है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपना राजस्थान है ना, यहीं पे अपना मेवाड़ था, यहीं पे अपना सांबर, यहाँ रणथंभौर, यहाँ जयपुर का अजमेर शासक, ऐसे कुछ था। तो ये जो एमपी वाला ये इलाका पड़ता है, इस जगह गुजरात, जो एमपी वाला ये इलाका पड़ता है ना दोस्तों, ये था मालवा क्षेत्र। तो मालवा के नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुल्हण को अपने घोड़े पर बांधकर, यानी घसीटकर, घोड़े से बांधकर घसीटकर अजमेर लाए। मतलब मालवा के जो शासक थे नरवर्मन, उनको पराजित कर अपने घोड़े को बांधकर, उनके जो सेनापति थे सुल्हण, उसको बांधकर अपने साथ कहाँ? अजमेर लाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत अपने मेवाड़ शासक, इसमें अजयराज चौहान की, तो इसने गुजरात के मूलराज प्रथम को, इसने गुजरात के मूलराज द्वितीय को, इसने गुजरात के जो मूलराज द्वितीय हैं उसको पराजित किया। इसने गुजरात के मूलराज द्वितीय को पराजित किया। और अगर हम इसके अंतर्गत नेक्स्ट बिंदु की बात करें अजयराज के चौहान के बारे में, तो वो क्या बन सकता है हमारा? इसने 1133 में अपने राजनीतिक या अपनी 1133 में राजनीति से संन्यास ले लिया। वह राजगद्दी अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दी। वह स्वयं पुष्कर चले गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो पुष्कर में 1140 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, अजय राज चौहान के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम शासक की तरफ बढ़ रहे हैं, वह है हमारे अर्णोराज। तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट शासक की तरफ चर्चा करता हूं, अर्णोराज। अर्णोराज की अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1133 से 1155। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1133 से 1155। वैसे दोस्तों शासनकाल बहुत मतलब पूछा ही नहीं जाता कि शासनकाल क्या से क्या तक था, इसलिए इसको ज्यादा माइंड में नहीं रखना है आपने, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम पॉइंटों की बात करते हैं। पुत्र किसके थे ये? अजय राज के। अगर हम इसके पॉइंटों की बात करें तो पॉइंटों में हमारा पहला पॉइंट क्या हो सकता है? इन्होंने 1133 से 37 के मध्य, 1133 से 37 में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, 1133 से शुरुआत की गई और वो 1137 के अंतर्गत क्या हुआ? कंप्लीट हुई। इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। अगर हम इसके कारण की बात करें, यानी अन्ना सागर झील को बनवाने का क्या कारण था, कारण की बात करें तो तुर्कों से जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंतर्गत जो तुर्कों के खून से सनी धरती थी उसे साफ करने हेतु इस झील का निर्माण कराया। अर्थात तुर्कों के खून से सनी धरती को साफ करने हेतु इस झील का निर्माण करवाया। तुर्कों से सनी हुई खून से सनी हुई धरती को साफ करने हेतु इस झील का निर्माण करवाया। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इन्होंने वराह मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहां? पुष्कर में निर्माण करवाया, पुष्कर में। जो ये वराह मंदिर था, इसकी जो मूर्ति थी विष्णु भगवान की, उसे मुगल शासक जहांगीर ने पुष्कर झील में फिकवा दिया। मतलब जो वराह मंदिर की जो मूर्ति थी विष्णु भगवान की, उसे जहांगीर ने पुष्कर झील के अंतर्गत फिकवा दिया। और अगर हम इसकी बात कर रहे थे अन्ना सागर झील की, तो इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों की भी बात ही कर लेते हैं। अन्ना सागर झील, ठीक है, यहीं पे यहां इसमें एक उद्यान बना हुआ है, सुभाष उद्यान, जिसे वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान। वर्तमान में कभी आप अजमेर गए हो तो सुभाष उद्यान नाम से एक गार्डन है। तो इस गार्डन का जो निर्माण मतलब बनवाया है, किसने बनवाया है? झील है अन्ना सागर। जो सुभाष उद्यान है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। जहांगीर ने क्या करवाया? इस सुभाष उद्यान का निर्माण। उस समय इसका क्या नाम था? जहांगीर ने
दौलत जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, बाग का निर्माण करवाया। मतलब मुगल शासक जहांगीर ने इस अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया और इसी अन्ना सागर झील के यहाँ पे 5 दरबारियां बनी हुई है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अन्ना सागर झील किनारे 5 बारदरियों का निर्माण कराया। बारदरियों का जो संगमरमर की थी, 5 संगमरमर की बारदरियों का निर्माण करवाया। शाहजहां ने अन्ना सागर झील के किनारे संगमरमर की 5 बारदरियों का निर्माण कराया और इसी के किनारे अगर हम बात करें तो हसमत बेगम ने खस दोस्तों एक घास की वो है प्रजाति घास की, जैसे सेवन हो गई खस, तो ये क्या सुगंधित घास है, इससे इत्र बनाया नूरजहां की अम्मा ने, नूरजहां की माताजी ने यहीं पे इसी के किनारे खस से इत्र बनाया। ये हमारे दोस्तों इसके अंतर्गत अन्ना सागर से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें अन्ना जी की, इन्हें अन्ना जी भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट लिख लेते हैं अर्णोराज की, इन्हें अन्ना जी भी कहा जाता है, अन्ना जी भी कहा जाता है। अगर हम इसके युद्धों से रिलेटेड संबंधित कुछ बात करें, इनके अगर हम युद्धों से संबंधित कुछ बात करें तो उसके अंदर अगर प्रथम बात करते हैं तो प्रथम इन्होंने 1137 में, सॉरी 1137 नहीं दोस्तों, 1134 में 1134 में चालुक्य शासक 1137 में चालुक्य शासक सिद्धेश्वर जयसिंह सिद्धराज से युद्ध किया 1134 के अंतर्गत इन्होंने जयसिंह सिद्धराज से युद्ध किया। उस युद्ध के अंदर जयसिंह सिद्धराज जो चालुक्य शासक थे, जयसिंह सिद्धराज, इनकी क्या होती है? पराजय। जब इन जयसिंह सिद्धराज की पराजय होती है और अपने अर्णोराज की विजय होती है इस युद्ध में, इसमें अर्णोराज विजयी हुए, जब ये अर्णोराज विजय होते हैं तो जो जयसिंह सिद्धराज थे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का विवाह किनके साथ किया? अर्णोराज। पुत्री कौन? कांचन देव। अपनी पुत्री का विवाह अर्णोराज के साथ किया। अगर पुत्री के नाम की बात करें तो क्या है? कांचन देवी कौन? सिद्धराज की पत्नी, बेटी। उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? अर्णोराज के साथ किया। अब एक ही इसी प्रकार की कुछ कहानी है। जब ये कांचन देवी और अर्णोराज जो अपने पहले पूर्व में वो खेले जाते थे ना चौपड़, वो खेल रहे थे, उसमें हमारी कांचन देवी क्या है? विजय हो जाती है। तो एक तंज कसते हुए कांचन देवी अर्णोराज से कहती है
कि आप तो हमेशा ही चालुक्यों से हारते आए हुए हैं, तो अभी भी हार गए तो उसमें कौन सी बुराई है ना। तो ये बात हमारे क्या अर्णोराज को चुभ जाती है। ऐसा थोड़ी ना है, मैंने पहले भी तुम्हारे भाई को हराया है, अपने पिता को हराया है, उनको मतलब चालुक्यों को कई बार हराया है ना। तो इसी बात को थोड़ा दिल में बैठा के वो क्या है, फिर से युद्ध की तैयारी कर लेते हैं, फिर से उन्होंने युद्ध की क्या है घोषणा करते हैं, और नेक्स्ट युद्ध होता है उनका फिर 1145 में। 1145 में वो पुनः फिर युद्ध की तैयारी के लिए लग जाते हैं, और उस समय युद्ध उनका किसके साथ होता है, कुमारपाल के साथ उनका युद्ध होता है। 1145 में पुनः चालुक्य शासक थे ये, कुमारपाल चालुक्य के साथ इनका क्या होता है, 1145 में पुनः युद्ध होता है। उस युद्ध के अंतर्गत दोस्तों उल्टा ही होता है। इसके अंतर्गत ये तो विजयवंत है और अपने अर्णोराज पराजित होते हैं। जब ये पराजित होते हैं तो इन्हें क्या था, अपनी पुत्री जलहण का विवाह कौन, अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहण का विवाह कुमारपाल से किया। वह साथ ही साथ कुछ क्षेत्र भी दहेज में दिए। अर्णोराज के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट थे जो हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ क्षेत्र भी किसको दिए, कुमारपाल को दिए। कौन से युद्ध, मतलब कौन से, जब ये युद्ध हुआ 1145 के अंतर्गत। अगर हम इसकी एक बार कुछ जो इसकी वंशावली की जो श्रृंखला है वो हमारे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन फिर बाद में पैदा ना हो कि कौन सा शासक कब क्या बना, किसका पुत्र था, क्या था। तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। और एक इससे रिलेटेड एक पॉइंट वो रह गया, वो भी लिख देता हूं मैं, इनके दरबारी विद्वान। तो दरबारी विद्वानों की अगर हम बात करें तो धर्मघोष सूरी व देवबोध सूरी। धर्मघोष सूरी और देवबोध सूरी क्या इनके दो दरबारी विद्वान थे। और एक और अगर हम पॉइंट की इसमें बात करें तो इन्हें गर्जनों मातंग यानी मलेच्छों का नाशक करने, ब्रैकेट में लिखते हैं मलेच्छों, है ना। तो गर्जनों मातंग की क्या है उपाधि दी गई। यानी कि यह भी एक तरीके से क्या है, मलेच्छ किसे कहते थे, हमने प्रतिहार वंश के अंतर्गत पढ़ा था। अरब आक्रमणकारियों को क्या कहता था, मलेच्छ। इनकी उपाधि क्या थी, मलेच्छो मातंग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद में एक बार मैं इसकी वंशावली लिखाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वंशावली लिखवाता हूं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं रिमूव कर रहा हूं। दोस्तों ये जो वंशावली है वो हमारे बहुत काम की है। मैं एक बार इसको साइड में रख देता हूं, हम रेगुलर इसको रखेंगे ताकि जिससे आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। आपकी आंखों के सामने रेगुलर रहेगा, इसलिए मैं एक ही कॉर्नर के अंतर्गत इस वंशावली को लिख देता हूं। जैसे हमारे अर्णोराज थे, इनकी रानियों के नाम लिख देता हूं। फिर मैं रानी का नाम है सुधवा, जो कि कहां की थी, मरोठ की। और दूसरी रानी का नाम लिख देता हूं मैं कांचन।
देवी, जो कि कहाँ की थी, गुजरात की, गुजरात के अनिल पाटल की, है ना। ये थी इसकी दो रानियां, किसकी, रानियां, अर्णोराज की दो रानियां थी, सुधवा व कांचन देवी। अब इनके कुछ पुत्र होते हैं। अगर कांचन देवी की बात करें तो सोमेश्वर, ठीक है। सुधवा की अगर बात करें तो इसके दो पुत्रों का वर्णन आता है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पहला है जगदेव, ठीक है। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, तीन विग्रहराज जो कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। ये कौन है, विग्रहराज चतुर्थ, है ना। अब सोमेश्वर के भी दो पुत्र होते हैं, हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय। अब आप सोच रहे हो द्वितीय कहां गया, तो द्वितीय है हमारे जगदेव के पुत्र, पृथ्वीराज द्वितीय। और विग्रहराज के भी दो पुत्र हैं, उसके भी हम नाम लिख देते हैं, नागराज और एक है अपरगांग्य। ये कुछ श्रृंखला थी, आप एक बार इसको मद्देनजर रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस श्रृंखला को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। जैसे कि सुधवा जो मरोठ की राजकुमार थे उससे जगदेव, वो विग्रहराज, कांचन देवी से कौन, सोमेश्वर, फिर जगदेव का पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय, फिर विग्रहराज के पुत्र थे अपरगंगे और नागराज, सोमेश्वर की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज। मतलब यहां तक तो हमारा क्या था, जो अंतिम शासक होता है, यूं कहते हैं हम, अंतिम शासक था जो शाकंभरी का था। वैसे तो कुछ टाइम के लिए हरिराज भी शासक बना था, बट इसे क्या है, हटा दिया गया था बाद में, है ना। तो अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो अंतिम शासक कौन थे हमारे, पृथ्वीराज तृतीय। तो ये श्रृंखला एक बार याद रख लीजिए। मैं अगर आगे अपने कुछ पॉइंट्स अब लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा शासक था, हमने किस किस की चर्चा कर ली, अजय राज जो इनसे ऊपर थे, फिर अर्णोराज। अब हम नेक्स्ट किसकी चर्चा करेंगे, जगदेव की, जगदेव यानी कि जगदेव। वो कहते हैं ना, जब पिता की जूती या चप्पल, जूतियां जब बच्चों बड़े हो जाते हैं तो उनके पैरों में आने लग जाती है, तो उनसे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि हमारे अजय राज चौहान ने की थी। बट अर्णोराज उस बात को भूल गए, अर्णोराज उस बात को क्या करें, भूल गए। तो जगदेव ने, इनका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1155 से 58, 1155 से 58 इनका 3 साल ओनली फॉर शासनकाल रहा। तो जगदेव ने, अगर इसके बिंदु की बात करें तो इन्होंने 1155 में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। 1155 में जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या कर दी। अगर इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक, जैसा कि हमने प्रतिहार वंश के अंतर्गत भी देखा था, मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जो वैसे ही हम मेवाड़ में भी पढ़ेंगे, ऐसे पितृहंता शासक रहे थे। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक थे। नेक्स्ट अगर हम इसके एक पॉइंट से हैं, जगदेव को गद्दी से हटाकर विग्रहराज, जगदेव को गद्दी से हटाकर विग्रहराज स्वयं शासक बन जाते हैं, मतलब जगदेव को जो विग्रहराज अपने चतुर्थ है वह गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बनते हैं।
तो हम चर्चा करते हैं विग्रहराज की, यानी कि हमारे विग्रहराज नेक्स्ट शासक। विग्रहराज, चतुर्थ भी लिख देता हूं साथ के साथ, विग्रहराज चतुर्थ। अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो 1158 से 63 तक, 1158 से 63 तक क्या है इसका शासनकाल रहा। अब इसमें कुछ पॉइंटों की बात करते हैं हम। इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, बीसल देव भी कहा जाता है। इसी नाम से साहित्य लिखा करते थे, साहित्य लिखा करते थे। इसी नाम से क्या साहित्य लिखा करते थे। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की, इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की, जिसकी 75 पंक्तियां, जो संस्कृत भाषा में रचना की, संस्कृत भी लिख लीजिए एक बार, संस्कृत भाषा में, जिसकी 75 पंक्तियां, जिसकी 75 यानी 75 पंक्तियां, 2.5 दिन का झोपड़ा। यानी इन्होंने एक संस्कृत मतलब इन्होंने एक विद्यालय का मतलब एक लाइब्रेरी या की जो एक क्या इन्होंने निर्माण करवाया। उस लाइब्रेरी का अगर निर्माण की अगर हम बात करें तो उसे बाद में तोड़ दिया गया। उसका नाम की अगर हम बात करें तो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला खोली। क्या? सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला अजमेर में। इन्होंने इस इमारत का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला कहां करवाया? अजमेर के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत इन्होंने अपनी जो हरिकेली नाटक की 75 पंक्तियां थी इसी पे क्या हुआ, दीवारों पे उस पे ऊपर लिखवाया, है ना। अब इसके अंतर्गत जो ये सरस्वती संस्कृत कंठाभरण जो पाठशाला थी, इसको मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद के अंदर बदल दी गया। मस्जिद में बदल दिया गया। जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो बाद में एक शासक भी बनते हैं, है ना, गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद गोरी के ये क्या थे? दास थे। इन्होंने जो अपने एक संस्कृत कंठाभरण का जिसका निर्माण हमारे किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। इन्होंने इसको जो मस्जिद के अंतर्गत बदल दिया गया, है ना। अब मस्जिद में बदला तो यह क्या है? राजस्थान की प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी। राजस्थान की प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी। एक नोट लगा के और लिख लीजिए, NOT नोट। दिल्ली की यानी मतलब भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नाम से है।
दिल्ली के अंदर कोत उल इस्लाम नाम से एक मस्जिद है जो भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी, और उसका निर्माण की अगर हम बात करें तो उसका निर्माण भी किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो विसेंट सिम्थ ने इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा। चौहानों का क्या? स्वर्णकाल कहा। विसेंट सिम्थ महोदय हुए, उन्होंने इसके शासनकाल को क्या कहा? चौहानों का स्वर्णकाल कहा। नेक्स्ट अगर हम इसके बिंदु की अगर कुछ और चर्चा करते हैं तो उसके अंतर आता है, इसने ये मतलब इसके पिता का नाम तो क्या, मतलब पिता का नाम क्या था? अर्णोराज, और इसकी माता का क्या नाम था? सुधुआ। अब इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह व दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह व दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। तोमरों, जो तोमर शासक थे, को पराजित किया। दिल्ली में तोमरों का शासन था, जहां दिल्ली के मतलब गजनी के तो अमीर खुसरो है ना, और दिल्ली के क्या? तोमरों को इसने क्या? पराजित किया। नेक्स्ट अगर हम इसके अंतर्गत बिंदु की बात करते हैं तो इसने हरिकेली नाटक तो लिखा था, उसी के साथ साथ ही अगर इसके हम कुछ उपाधियों की बात करें तो वो भी कर लेते हैं। जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी। जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधु की उपाधि दी। कवि बांधु की उपाधि दी। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक और उपाधि की बात कर लें तो इन्हें कटिबंधी भी कहा जाता है। इन्हें कटिबंधु भी कहा जाता है। बंधु भी कहा जाता है। इन्हें क्या? कटिबंधु भी कहा जाता है। दोस्तों बोर्ड कुछ ज्यादा ही हो चुका है, एक बार आप इसको रिमूव कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात कर रहे थे हमारे, तो इनके विद्वानों की बात ही कर लेते हैं। इनके दरबारी विद्वान एक तो नरपति नाल, दूसरे हैं हमारे सोमदेव। नरपति नाल व सोमदेव, इन्होंने ललित विग्रहराज लिखा। विग्रहराज, और इनका तो हम कई बार चर्चा कर चुके थे। क्या लिखा था? विग्रहराज, सॉरी बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, ये इनके क्या थे? दरबारी विद्वान। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो जो हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये किसे कहते हैं हम? जो हमारा विद्यालय था, पाठशाला थी, संस्कृत जो पाठशाला थी, कंठाभरण, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को, संस्कृत
कंठाभरण पाठशाला को हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब इसको वर्तमान में 2.5 दिन का मतलब मस्जिद थी ये प्रथम, लेकिन इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब शाह का 2.5 दिन का, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का क्या कहा जाता है? झोपड़ा कहा जाता है। अगर इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें, 2.5 दिन के झोपड़े के अंतर्गत यहां तो पंजाब शाह का क्या उर्स लगा जाता है। अगर इसके हम जो ये मस्जिद बनाई गई थी 2.5 दिन वाली झोपड़े वाली, अगर उसके हम जो वास्तुकार थे उसका बात करें, वास्तुकार अबू बकर थे। और अगर हम नेक्स्ट बात करें 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड का एक कथन था। कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन दिया, कि यह हिंदू स्थापत्य कला का सबसे अद्भुत व अनूठा स्थापत्य कला है। हिंदू स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है। हिंदू स्थापत्य कला का अनूठा नमूना इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और कीलहॉर्न ने इनकी रचना के आधार पर हरिकेली नाटक के आधार पर इन्हें कालिदास के समान बताया। हरिकेली नाटक के आधार पर कीलहॉर्न ने इन्हें कालिदास के समान बताया। अगर नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें तो इन्होंने बिशलपुर नगर बसाया, जो कि वर्तमान में कहाँ है? टोंक। इन्होंने क्या? बिशलपुर नगर बसाया। नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें तो इन्होंने बिशलपुर बांध बनाया, बिशलपुर झील या तालाब या बांध बनाया, बनास नदी को रोककर। अगर नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें इसी के अंतर्गत, तो जो हमारे अर्णोराज के जो दरबारी विद्वान थे, अर्णोराज के दरबारी विद्वान क्या नाम था? धर्मघोष सूरी, जो कि एक जैन दरबारी विद्वान थे। इनके कहने पर जैन घोष दूरी के कहने पर इन्होंने गोहत्या या पशु हत्या पर रोक लगा दी। गोहत्या या हम इसे कह सकते हैं पशु हत्या पे रोक लगाई। दोस्तों इसी के साथ हमारा बिसल देव भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। हम आगे अब नेक्स्ट जो शासक है हमारे विग्रहराज से आगे जो शासक है, हमने हमारी आहार श्रृंखला के अंतर्गत उसके अंतर्गत देखा था। उन श्रृंखलाओं के अंतर्गत नेक्स्ट हमारा इसके अंतर्गत विग्रहराज चतुर्थ के बाद इसका पुत्र बनता है अपर गंगे, ये शासक बनता है। तो उसके बारे में हम और इसके बाद के जो शासक हैं उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।